वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हम अपनी गुफ्तगू रेडियोलॉजी की अहमियत और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नफसियाती मसाइल के हवाले से जारी रखे हुए हैं। मैं अपना सवाल डॉक्टर काशिफ शाज़ली से करता हूँ। डॉक्टर काशिफ बताइएगा कि जैसे कि आपने पहले एमआरआई की अहमियत के हवाले से बताया और बताया कि एमआरआई के होने से इस मर्ज़ की तशख़ीस मिलती है, और जहाँ आपने बताया इसकी हवाले से लोगों को जो थोड़ा सा जैसे क्लस्ट्रोफोबिया या डर या खौफ कहते हैं वो होता है। तो आप ये बताइए कि एक डॉक्टर को एक मरीज़ को एमआरआई करवाते हुए या उसके रेडियोलॉजी टेस्ट के हवाले से उसको काउंसल करके भेजना होता है, क्योंकि जब वो एमआरआई करवाने पहुंचते हैं तो वहाँ तो उससे ना डॉक्टर से साबका मिलता है और ना कोई ऐसा डायरेक्ट कोई काउंसलिंग का सिस्टम कोई राइज है कि जिसके नतीजे में उसको ये एक मोटिवेशन मिल जाए कि भाई ये चीज़ करवाना मेरे लिए कितना अहम है। तो आप इस हवाले से, ताकि जो हमारे तिब्बी डॉक्टर भी हैं और बाकी आवाम भी, उनको इसका आगाही मिले कि क्या अहमियत है इसके हवाले से। देखें, एमआरआई के अंदर जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया एक कंडीशन है और ये 30% मरीज़ जब एमआरआई मशीन के अंदर लेटते हैं तो उनको एक खौफ महसूस होता है, क्योंकि उसका जो टनल है वो बिल्कुल मुंह से करीब होता है और उस टनल के अंदर तकरीबन 4.5 से 5 फीट लंबा टनल होता है। तो आधे से ज़्यादा जिस्म का हिस्सा और दिमाग ख़ास तौर पर सर जो है वो उस टनल के अंदर होता है। लिहाजा मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि घुटन है, और या फिर बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें लगता है कि हम कब्र में लेट गए। इस तरह वो एहसास मरीज़ के अंदर पैदा होता है और इस एहसास की वजह से लोग उठ जाते हैं, बैल बजा देते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें बैल होती है, बैल बजा देते हैं और एमआरआई फिर मुमकिन नहीं हो पाता। एमआरआई के लिए ख़ास बात यह है कि आपको मुस्तकिल इसमें स्टैटिक पोजीशन पे लेटना होता है, आपको सर नहीं हिलाना होता है, बल्कि बाज़ मरतबा जो रेडियोग्राफर होता है, जो टेक्नीशियन होता है, वो ये अनाउंस भी कर रहा होता है अंदर के प्लीज़ आप निगलें भी ना, यानी अगर सलाइवा आ गया है मुंह में तो लुआब आ गया उसको भी ना निगलें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है और इसके अंदर हिलने जुलने से इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और जो एमएस के अंदर आने वाली दिमाग में तब्दीलियाँ हैं वो इतनी बारीक होती हैं कि उसके लिए बहुत हाई रेजोल्यूशन, बहुत अच्छी इमेजिंग चाहिए। लिहाजा जब डॉक्टर लिखे तो लाजमी तौर पर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था, कि पेशेंट को काउंसिल करें कि ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ डॉक्टर की काउंसलिंग ज़रूरी है वहाँ पे इस बात को दुनिया भर की जो बड़ी ब्रांड्स थी, जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, तोशिबा हो गया, सीमेंस हैं, फ़िलिप्स हैं, इन्होंने इस बात को महसूस किया कि 30% पेशेंट्स तो हमारी मशीन्स पे हो नहीं पाते, तो अब उन्होंने ऐसे इसमें डिवाइसेस ऐड करने शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो कानों के अंदर एमआर कॉम्पेटेबल एयर प्लग्स लगा देते हैं जिसमें आप क़िरात सुन सकते हैं, जो गाना सुनना चाहे वो गाना सुन सकता है या और कुछ सुनना चाहे वो सुन सकता है, ताकि वो कूल एंड काम एनवायरनमेंट के अंदर अपना एमआर कराए। या अब बिल्कुल सामने एक आई मिरर लगा दिया जाता है जिससे सामने, यानी जो सामने पूरी विंडो होती है जिसके अंदर रेडियोग्राफर होते हैं, उस आदमी के अपने रिश्तेदार होते हैं या उस मरीज़ा के अपने रिश्तेदार बैठे होते हैं, वो रिश्तेदार उसको नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह की चेंजेस एमआरआई मशीन के अंदर अब आ रही हैं। इसी तरह जो रूफ़ है, उस रूफ़ के ऊपर बड़ी बड़ी अब सीनरीज़ जो हैं वो लगा दी जाती हैं और वो सीनरीज़ भी चेंज हो रही होती हैं। अच्छी अच्छी सीनरीज़ लगाई जाती हैं, साहिल की और आसमान की और किसी बाग की, गुलशन की, ताकि मरीज़ को कंफर्टेबल महसूस हो। तो ये तब्दीलियाँ पूरी दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि मरीज़ों को परेशानी तो होती है इसके अंदर, टेस्ट के अंदर। लिहाजा कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा, इसके इन सब के बावजूद भी अभी भी पेशेंट्स में क्लॉस्ट्रोफोबिया है, होता है। इवन ये कि 1-2 मरतबा मैंने खुद कराया तो मुझे खुद भी हल्का सा फील हुआ। क्यों? क्योंकि वो टनल ऐसा है, टनल है छोटा। लेकिन मर्ज़ की तशख़ीस उसके फॉलोअप के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी तशख़ीस और उसके जो दीगर मराहिल हैं, दवाइयों की मकदार है कम और ज़्यादा होना, वो फिर मुमकिन नहीं हो पाती। लिहाजा ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एमआरआई का टेस्ट ज़रूरी है, वहीं नफ्सियाती हवाले से जिस तरह आपने इमोशनल चेंजेस की बात की, नींद की बात की, ग़िज़ा की बात की, वहाँ कॉग्निटिव चेंजेस होती हैं, उनकी समझ बूझ के हवाले से, उसके रोज़मर्रा जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उसके हवाले से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो वो अवामिल क्या हैं और उसके लिए क्या इलाज मुयस्सर है, ताकि एक मरीज़ को अगर ये मामला हो रहा है तो उसका बेहतर तौर पर तशख़ीस के साथ इलाज भी किया जा सके। जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। जो कॉग्निशन, जिसको हम वकूफ़ या समझ कह सकते हैं या फ़हम कह सकते हैं, वो हमारे दिमाग के खलियों से ताल्लुक़ है। अब वो दिमाग के जो सेल हैं या खलिए हैं, उनमें अगर जो प्रॉब्लम है तो सिग्नल सही पास नहीं हो रहे हैं, तो इसमें यह है कि समझ हमारी कम हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि इसकी कंप्रीहेंशन को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है
कि इससे गुफ्तगू की जाए तो बहुत आरामदाह और स्लो टोन में, और इसके अलावा बहुत तेज़ी से गुफ्तगू ना की जाए ताकि उसकी कंप्रीहेंशन समझ अच्छी हो जाए। फिर इसके साथ साथ ये देखा गया है कि उनके अंदर अटेंशन, कंसंट्रेशन, तवज्जो बरकरार न रखना, यादाश्त, इसमें फ़र्क आ सकता है। तो लिहाजा उसको हम यूँ एड्रेस करते हैं कि दिमाग को यूज़ करें, यूज़ इट और लूज़ इट। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन इट विल बी लॉस्ट। आप दिमाग को इस्तेमाल करें, कैलकुलेशन भी करें, चीज़ें भी करें, ताकि उसके अंदर बैटरी उसकी चार्ज होती जाए। आप एक नई गाड़ी ले आते हैं मर्सिडीज़, 1 महीना ना इस्तेमाल करें, स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस लिहाज से हमारे दिमाग को स्टिमुलेशन चाहिए, इस्तेमाल चाहिए, और उसके लिए ये कर सकते हैं कि अगर यादाश्त है तो लिस्टें बना सकते हैं वो लोग। इसके अलावा जो है वो टेलीफोन नंबर वगैरह ये जेब में पड़े हों, और ये तशख़ीस के मुतालिक मालूमात हो सकती है। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अब दिमाग के खलियों के लिए सबसे अहम है ऑक्सीजन है, उसके बाद में ये ग्लूकोज़ और ग़िज़ा के दूसरे जो हिस्से हैं मुतवाज़न ग़िज़ा के। तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि वो वेंटिलेटेड जगह में हो, उसकी कॉग्निशन और फ़हम अच्छी होगी। अगर उसके जिस्म में जो निशास्ता और जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन और लहमियात और इसका तनासुब अच्छा होगा, तो जी उसकी वजह से उसकी बीमारी में भी फ़ायदा होगा और उसकी कॉग्निशन भी फ़ायदा होगा कि वो फ़ैसले भी सही कर पाएगा, यादाश्त भी अच्छी होगी, ज़हानत भी ठीक होगी, कंसंट्रेशन, तवज्जो भी बरकरार रख सकेगा। और उसमें ख़ास तौर पर हम ये कहते हैं कि वो जब गाड़ियाँ चला रहा है या कुछ ऐसी मशीनरी इस्तेमाल कर रही, सीढ़ियों से उतर रहा है, तो उस वक्त हमें इस चीज़ पे जो है ख़ास तौर पर वो करना चाहिए कि उसके लिए एक्सीडेंट हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं, और उस पे उस चीज़ को हमें ज़रूर रखना चाहिए कि वो आम तमाम तर तकालीफ उसकी लिमिटेशन के बावजूद कैसे एक मुनासिब ज़िंदगी गुजार सकता है। तो इस पे हमें और फ़िक्र की ज़रूरत होती है, और वो कलेक्टिवली मरीज़, उसके घर वाले, मुआलिजीन की टीम जिसमें शामिल है न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सबकी इसमें अमल दखल है। और हमारे मुल्क में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में इंश्योरेंस कंपनी भी बीच में आड़े आती है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ, तो लिहाजा हमारे यहाँ घर वाले अफराद ही वो उसको सहारा देते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमने इस गुफ्तगू में बहुत ही अहम नुकात को अपने माहिरीन के ज़रिए उजागर करने की कोशिश की कि एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज़ जो है फ़कत तशख़ीस के नतीजे में, फ़कत इलाज दवा लेने के नतीजे में ठीक तरीके से उसका इलाज नहीं हो पाता। ये हमजहती, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, उसके हवाले से एक मरीज़ की इलाज मुआवजा मुमकिन हो पाता है, जिसमें एक अहम रोल रेडियोलॉजिस्ट का भी है, एक अहम रोल साइकेट्रिस्ट का भी है, इसी तरह अहम रोल न्यूरोलॉजिस्ट का भी है, अहम रोल इसमें रिहेबिलिटेशन के बहुत सारे लोग, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और साइकोलॉजिस्ट का भी है। जिस तरह हमारे माहिरीन ने इस गुफ्तगू के हिस्से में बहुत ही अहम और मुफीद मालूमात दी कि MRI का टेस्ट क्यों ज़रूरी है, और उससे डर के खौफ के नतीजे में एक आम अमल से तशख़ीस के दूर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ माहिरीन ने यह भी बात की कि MRI का जो टेस्ट है दिमाग का, वो मौलिज भी टेस्ट लिखते हुए भी बताए कि किस मशीन से और कितने टेक्सला से वो कराएगा, ताकि उसको आगाही मिले कि जो टेस्ट पे इतने पैसे खर्च करने जा रहा है वो उसके मुफीद होंगे। इसी तरह मोहतरम डॉक्टर इकबाल अफरीदी ने बताया कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके समझ बूझ के हवाले से, उसके रोज़मर्रा अमूर के हवाले से, नींद के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से, फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से वो कितने अहम हैं। एक फ़र्द को आइसोलेशन में अलग करके सिर्फ दवाओं के ज़रिए इलाज नहीं किया जा सकता। इन तमाम अवामिल के हवाले से उसको पूरी फैमिली का, पूरे ख़ानदान का एक रोल है। और उन्हें हमारे मशरक़ी माशरती रवायात और दीनी रवायात के भी हवाले से ज़िक्र किया कि इसकी इतनी अहमियत है जो कि मरीज़ के इलाज में हमें मदद मिलेगी। मैं अपने शुरका का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, डॉक्टर काशिश हाज़ली, डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल अफरीदी, जिन्होंने मुफीद गुफ्तगू से नाज़रीन को आगाह किया। मैं इसी से इजाज़त चाहता हूँ। आपकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया।